तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि बेस्ड था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशंस पर। तो इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख ले, देन यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करें। तो आज हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है द हेल्थ क्लेम विच इज नॉट परमिटेड ऑन ए न्यूट्रास्यूटिकल्स पैकेज इज। कौन सा हेल्थ क्लेम है न्यूट्रास्यूटिकल्स पैकेज पे परमिटेड नहीं है? प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज क्लेम, हेल्थ मेंटेनेंस क्लेम, एंटी एजिंग क्लेम, इम्यूनिटी बूस्टर क्लेम्स। तो यहाँ पे कौन सा क्लेम यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स पैकेज पे हम लोग नहीं लगा सकते हैं? तो वो होगा कोई भी डिजीज का प्रिवेंशन और क्योर का क्लेम। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो इसी से रिलेटेड अगर कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स रेगुलेशंस रिलेटेड कोई पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स रेगुलेशंस से कुछ पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे बोलता है द लेबलिंग प्रेजेंटेशन और एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट क्लेम। यहाँ पे अगर किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल्स का अगर हम लोग लेबलिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसा क्लेम नहीं होना चाहिए जहाँ पे मेंशन हो द न्यूट्रास्यूटिकल्स हैज प्रॉपर्टी ऑफ प्रिवेंटिंग, ट्रीटिंग एंड क्योरिंग ह्यूमन डिजीज। तो या फिर उसी से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज। तो कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल्स पे ये नहीं मेंशन होना चाहिए कि वो किसी डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है या ट्रीट कर रहा है या क्योर करेगा किसी ह्यूमन डिजीज को। तो यहाँ पे पॉइंट 2 में आते हैं। पॉइंट 2 बोलता है द स्टेटमेंट बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड जनरल वेल बीइंग ऑफ बॉडी may be allowed by food authority if a statement is supported by general accepted scientific data। तो वहां पे तभी कुछ अलाउ होगा फूड अथॉरिटी के द्वारा जबकि वो साइंस बेस्ड डाटा हो, तभी वहां पे कुछ लेबलिंग के लिए अलाउ हो सकता है, वो भी किसके द्वारा? फूड अथॉरिटी के द्वारा। देन हम लोग पॉइंट 3 में आते हैं। पॉइंट 3 बोलता है एवरी पैकेज ऑफ फूड कॉन्टेनिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स कैरी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन लेबल। तो कोई भी अगर न्यूट्रास्यूटिकल है उस पर अगर हम लोग लेबलिंग कर रहे हैं तो इसमें ये सब इंफॉर्मेशन लगाना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वर्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स लेबल पे मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है लेबल पे मेंशन होना चाहिए। देन यहाँ पे कॉमन फूड नेम ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स होना चाहिए। कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल्स है उसका कॉमन नेम होना चाहिए। द डिक्लेरेशन एज अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्ट that either has a nutritional और psychological effect। तो वहाँ पे डिक्लेरेशन होना चाहिए कोई भी अगर अमाउंट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है तो उसका न्यूट्रिशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। वेयर इट इज appropriate the quantity of nutrients shall be expressed in term of percentage of relevant recommended dietary allowances। तो वहाँ पे अगर जरूरत होगा तो क्या करना होगा, वहां पे परसेंटेज आरडीए वहां पे जो कि आईसीएमआर के द्वारा दिया जाता है उसको वहां पे एडवाइजरी वार्निंग लगाना होगा कि नॉट टू एक्सीड द स्टेटेड रिकमेंडेड डेली यूज। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एन एडवाइजरी वार्निंग फॉर रिकमेंडेड यूजेस। वहां पे ये भी वार्निंग मेंशन होगा कि एडवाइजरी वार्निंग मेंशन होगा फॉर रिकमेंडेड यूजेस। वहां पे क्या मेंशन होगा? रिकमेंडेड यूजेस। फिर वहां पे एक एडवाइजरी वार्निंग ये भी मेंशन हुआ कि नॉट फॉर मेडिकल यूज। वहां पे ये भी प्रोमिनेंटली रिटन किया रहेगा कि वो मेडिकल यूज के लिए नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं एन एडवाइजरी वार्निंग इन केसेस वेयर डेंजर में एग्जिस्ट विथ एक्सेस कंजम्पशन। तो वहां पे ये भी वार्निंग होगा कि कुछ भी डेंजरस हो सकता है अगर उसका एक्सेस कंजम्पशन होगा तब। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं एन एडवाइजरी वार्निंग or any other precautions to be taken while consuming non-side effect if any contraindication and product drug interaction as applicable। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं ए स्टेटमेंट दैट प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन। तो वहां पे एक स्टेटमेंट मेंशन होना चाहिए इस प्रोडक्ट को चिल्ड्रेन के रीच से आउट रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है Which of the following statement is incorrect with respect to number 5 mentioned in recycle logo at the bottom of plastic container।
तो अगर हम लोग किसी भी प्लास्टिक कंटेनर के बॉटम में देखते हैं तो वहाँ पे कुछ नंबर मेंशन किया रहता है 1 2 3 4 5 6 7 तक, जहाँ पे नंबर 5 इस तरह से लोगो लगा रहता है। तो उसका मतलब क्या है? हाउ मेनी टाइम्स द कंटेनर कैन बी यूज्ड, which type of food beverages it can be used for, its safety for use, it tells us which monomer unit resins the container is made of। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। वहां पे क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। ये नहीं बताता है यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 जो मेंशन किया रहता है वो ये नहीं बताता है कि कंटेनर कितना बार ही यूज हुआ है, वो बल्कि ये बताता है कि यहाँ पे विच टाइप ऑफ फूड बेवरेजेस, किस टाइप का फूड या बेवरेजेस के लिए ये यूज होगा वो बताता है। उसका सेफ्टी फॉर यूज है वो बताता है। इट टेल्स अस विच मोनोमर यूनिट, किस मोनोमर यूनिट या रेजिन से वो बना हुआ है ये बताता है ये लोगो। तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो जो प्लास्टिक रेजिन्स है, आइडेंटिफिकेशन कोड्स जो होता है प्लास्टिक रेजिन्स का, वहाँ पे 1 से लेकर के नंबर 7 तक होता है। जो नंबर 1 है तो यहाँ पे ये सब क्या बता रहा है? जो नंबर 1 है PETE, किस रेजिन्स या मोनोमर यूनिट से बना हुआ। तो ये क्या है? पॉलीइथाइलिन टेरेफेलेट, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। देन 5th नंबर में क्या है? पॉलीप्रोपाइलिन। देन 6th नंबर में क्या है? पॉलीस्टाइरिन। देन 7th नंबर में क्या है? अदर। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या बताता है? नेक्स्ट जो बता रहा है कॉमन प्रोडक्ट सोडा एंड वाटर बोतल्स कप, मतलब कि यहाँ पे बता रहा है किस मटेरियल के लिए इसको यूज किया जा रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे कि किस फूड या बेवरेजेस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि कॉमन प्रोडक्ट्स सोडा एंड वाटर बोतल्स कप्स ट्रे, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये सब सोडा और वाटर के लिए अगर यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? नंबर 1 को यूज करेंगे, PETE को। देन यहाँ पे नंबर 2 HDPE को कब यूज करेंगे? जब वहाँ पे कोई मिल्क जग्स हो या शैम्पू बोतल्स हो। उसी तरह यहाँ पे नंबर 3 को कब यूज करेंगे? यहाँ पे जब कोई क्लीनिंग सप्लाई जग हो, पूल लाइनर हो। उसी तरह यहाँ पे नंबर 4 को यूज करेंगे जब कोई ब्रेड बैग हो। उसी तरह यहाँ पे नंबर 5 को यूज करेंगे अगर कोई जूस बोतल हो, कोई योगर्ट ट्यूब हो। उसी तरह नंबर 6 को हम लोग यूज करेंगे अगर यहाँ पे क्या हो? हॉट कप हो। उसी तरह यहाँ पे अदर्स को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ पे? तो नाइलॉन एक्राइलिक बोतल्स, सेफ्टी ग्लासेस, सीडीज, हेडलाइट लेंसेस, ये सब जगह पे हम लोग अदर्स नंबर 7 को यूज करते हैं। तो देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नॉट मैंडेटरी ऑन फूड लेवल। कौन सा इंफॉर्मेशन है जो कि मैंडेटरी नहीं है फूड लेवल पे? तो ये क्या है? बैच नंबर। तो बैच नंबर तो मैंडेटरी होता है। अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स प्रेजेंट ये मैंडेटरी नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस ऑप्शन बी हो जाएगा। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एलर्जी, तो ये भी होगा। यहाँ पे कोई भी फूड एलर्जन अगर यूज हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग को उसका डिक्लेरेशन करना होगा लेवल पे। FSSAI लाइसेंस नंबर ऑन मेन डिस्प्ले पैनल, तो जो भी मेन डिस्प्ले पैनल है लेवल पे हम लोग को वहाँ पे FSSAI लाइसेंस नंबर ऑन मेन डिस्प्ले पैनल लगाना होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करवाया है। तो वहाँ से आप लोग इसको क्लियर कर लें कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ हैवी मेटल को हम लोग वहाँ पे मैंडेटरी नहीं रखते हैं फूड लेवल पे, इसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग मटेरियल एज पर पैकेजिंग रेगुलेशन। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। किसके रिगार्डिंग? तो यहाँ पे पैकेजिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग मटेरियल एज पर पैकेजिंग रेगुलेशन क्या होगा और कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल स्ट्रेस इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसी भी फूड मटेरियल का तो यहाँ पे उसमें जो पैकेजिंग मटेरियल यूज हो रहा है तो वो क्या सहन करने लायक हो? मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल स्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो उसको सहना पड़ रहा है। ये बात सही होगी ऑप्शन 1। देन ऑप्शन 2 में आते हैं, इन मल्टी लेयर पैकेजिंग ऑल द लेयर ऑफ फूड पैकेज शैल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन।
तो यहाँ पे जो मल्टी लेयर पैकेजिंग होता है वहाँ पे ऑल द लेयर ऑफ फूड पैकेज, अब फूड पैकेज पे क्या होता है कि एक लेयर है उसके ऊपर भी कुछ लेयर लगा दिया गया है, तो वहाँ पे बोलता है कि सभी लेयर जो है वहाँ पे वो मीट करना चाहिए किसको, जो रेगुलेशन है, पैकेजिंग रेगुलेशन को सभी जो है मीट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो उसी लेयर को हम लोग देखेंगे जो कि फूड के कांटेक्ट में है या तो लाइकली टू बी कम इन कांटेक्ट विथ फूड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, उसी को लेते द लेयर विच कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ फूड, या फिर वैसा लेयर जो कि लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विथ फूड है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑल लेयर नहीं होगा, यहाँ पे जो कांटेक्ट में या फिर लाइकली टू कांटेक्ट विथ लेयर ऑफ फूड है। देन यहाँ पे टीन कंटेनर वंस यूज शैल नॉट बी यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड। अगर टीन कंटेनर को हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं तो उसको रीयूज पैकेजिंग के लिए नहीं करेंगे। तो ये बात क्या है, सही है। देन पॉइंट 4 में आता है प्रिंटिंग इंक फॉर यूज ऑफ पैकेजेस शैल कन्फर्म टू IS 15495। तो यहाँ पे ये बात क्या है, सही है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो फूड पैकेजेस है उस पर हम लोग जो प्रिंटिंग इंक को यूज करते हैं लेबलिंग करने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा IS स्टैंडर्ड को वो कंफर्म करना चाहिए, वो है IS 15495। तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ जनरल रिक्वायरमेंट देख लें पैकेजिंग के लिए, तो कौन कौन सा जनरल रिक्वायरमेंट आ जाएगा पैकेजिंग में, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा कि एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इंश्योर दैट द पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। जो भी पैकेजिंग मटेरियल को फूड बिजनेस ऑपरेटर यूज करेगा तो वो पैकेजिंग रेगुलेशन में आना चाहिए। प्रोवाइडेड वेयर इंडियन स्टैंडर्ड्स आर नॉट अवेलेबल, अगर कहीं पे इंडियन स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है तो कोई अदर रिलेवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वहाँ पे कॉम्प्लाई करना है, उसी का अनुपालन करना है। देन ऑप्शन 2 में, देन पॉइंट 2 में आते हैं एनी मटेरियल विच कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ फूड और लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ फूड यूज्ड फॉर पैकेजिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन वाला पॉइंट हो गया कि कोई भी अगर मटेरियल है जो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है या लाइकली टू कांटेक्ट विथ फूड आ रहा है, यूज फॉर पैकेजिंग, प्रिपरेशन, स्टोरिंग या रैपिंग करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए या सेल ऑफ सर्विस ऑफ फूड, वो किस ग्रेड का होना चाहिए, वो होना चाहिए फूड ग्रेड क्वालिटी। क्या होना चाहिए, फूड ग्रेड क्वालिटी का होना चाहिए। देन पॉइंट 3 में आते हैं पैकेजिंग मटेरियल शैल बी यूज्ड फॉर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, the condition provided for storage and the equipment for filling, sealing, packaging of food as well as transportation condition। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसा पैकेजिंग मटेरियल जो है, जैसा प्रोडक्ट है वैसा पैकेजिंग मटेरियल भी होना चाहिए, जो कि यूज किस में हो रहा है, जिसमें कि फूड को फिल किया जा रहा है या फिर जिसमें फूड को सील किया जा रहा है या जिससे फूड को पैकेजिंग किया जा रहा है। देन पॉइंट 4 में आता है पैकेजिंग मटेरियल शैल बी एबल टू विथस्टैंड, वो मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल स्ट्रेस एनकाउंटर ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, तो मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल स्ट्रेस एनकाउंटर कर सके नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। यहाँ पे पॉइंट जो 5 है बोलता है फूड प्रोडक्ट शैल बी पैक्ड इन क्लीन, हाइजीनिक एंड टेम्पर प्रूफ पैकेज और कंटेनर। जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, पैकेज इन क्लीन और हाइजीनिक और टेम्पर प्रूफ पैकेज और कंटेनर में हम लोग को इसको पैक करना है फूड को। तो हाइजीनिक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और टेम्पर प्रूफ होना चाहिए। देन यहाँ पे पॉइंट 6 में आते हैं, पॉइंट 6 बोलता है सीलिंग मटेरियल शैल बी कॉम्पेटिबल, द सीलिंग मटेरियल शैल बी कॉम्पेटिबल विद द प्रोडक्ट एंड द कंटेनर्स एज वेल एज क्लोजर सिस्टम यूज फॉर द कंटेनर्स। उसके बाद आता है पॉइंट 7 टीन कंटेनर्स वंस यूज्ड शैल नॉट बी यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड। अगर किसी टीन कंटेनर को अगर हम लोग एक बार यूज कर लिए तो उसको रीयूज भी नहीं करना है। जो प्लास्टिक कंटेनर कैपेसिटी 5 लीटर एंड अबव, वैसा प्लास्टिक कंटेनर जिसका कैपेसिटी 5 लीटर या उससे ज्यादा है, या फिर वैसा कोई ग्लास बोतल है विच आर रीयूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड, उसको रीयूज किया जा रहा है फूड के पैकेजिंग करने के लिए, सेल सुटेबली ड्यूरेबल होना चाहिए, आसानी से साफ हो जाना चाहिए और आसानी से डिसइंफेक्ट हो जाना चाहिए। प्रिंटिंग इंक्स फॉर यूज ऑफ फूड पैकेजेस शैल कंफर्म टू IS स्टैंडर्ड 15495। तो ये भी क्या है, यहाँ पे हम लोग को IS स्टैंडर्ड 15495 को यहाँ पे प्रिंटिंग इंक के लिए जो फूड पैकेजेज में यूज होता है उसको अप्लाई करना होगा।
प्रिंटेड सरफेस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल शैल नॉट कन्फर्म इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ फूड प्रोडक्ट। जो भी प्रिंटेड सरफेस है, जो भी पैकेजिंग हो रहा है, वहाँ पे कोई भी अगर प्रिंटेड सरफेस है तो वहाँ पे वो फूड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। और नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो न्यूज़पेपर और एनी सच मटेरियल शैल नॉट टू बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रैपिंग ऑफ फूड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे अच्छा से मेंशन कर दिया कि न्यूज़पेपर या उससे कोई रिलेटेड मटेरियल है फूड के पैकेजिंग में या रैपिंग में यूज ही नहीं होगा। इन पॉइंट 12 में आता है, पॉइंट 12 बोलता है इन केस ऑफ मल्टी लेयर पैकेजिंग, जहाँ मल्टी लेयर पैकेजिंग होता है विच कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ फूड या फिर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ फूड शैल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो जो पैकेजिंग रेगुलेशन है उसके शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 से वो मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए। देन यहाँ पे पॉइंट 13 में आता है द मटेरियल लिस्टेड इन शेड्यूल 1, 2 एंड 3 ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी compatible with their intended use as packaging material so not to alter the quality and safety of food product। जो भी पैकेजिंग मटेरियल है वो क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट को अल्टर नहीं करेगा। देन उसके बाद पॉइंट 14 में आता है, पॉइंट 14 बोलता है एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल obtain a certificate of conformity issued by NABL accredited lab। तो यहाँ पे जो भी है कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है तो क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मिटी वो क्या करेगा, NABL accredited लैब से वो ले लेगा अगेंस्ट दिस रेगुलेशन। करने का मतलब जो पैकेजिंग के लिए है वो सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मिटी NABL से ले लेगा। किसके लिए, अगर फूड जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो भी पैकेजिंग मटेरियल वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अगर फूड में आता है और उसके लेयर से आता है या लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ फूड टू बी यूज, या तो फिर लाइकली थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मिटी लेना होगा NABL accredited लैब से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द मैंडेटरी सिंबल ऑन एवरी पैकेज ऑफ फूड मटेरियल सोल्ड इन रिटेल बट नॉट मीट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज। यहाँ बोलता है कि एक मैंडेटरी सिंबल होना चाहिए एवरी पैकेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए जो सोल्ड हो रहा है रिटेल में, लेकिन वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। फूड मटेरियल भी है लेकिन वो सेल हो रहा है रिटेल में और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। इसमें ए ब्राउन पो मार्क्स इन ब्राउन सर्कल, the face of pate with a bone in green, a black cross inside a black outline square, a red fork and a spoon with a close in a red square। तो क्या हो जाएगा इसमें, a black cross inside a black outline square। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि वो फूड आइटम या फूड मटेरियल तो है, जैसे कि पूजा के लिए घी हो गया जो दिए जलाने के लिए यूज होता है, या फिर कोई पूजा के लिए वाटर हो गया जैसे गंगा जल होता है, या फिर कोई ऑयल हो गया, तो वो एक तरह से फूड है लेकिन वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। तो वहां पे हम लोग को क्या मेंशन करना पड़ेगा, एक ब्लैक स्क्वायर में ब्लैक क्रॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट चॉइस ऑप्शन 3 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग फूड नीडेड विच ऑफ द फ्लोइंग फूड नीड्स मैंडेटरी न्यूट्रिशनल लेबलिंग। कौन सा फूड है जिसको यहाँ पे मैंडेटरी न्यूट्रिशनल लेबलिंग देना जरूरी है। टेबल टॉप स्वीटनर, स्प्रिंकलर चाट मसाला, अल्कोहलिक बेवरेजेस और करी पाउडर। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो इससे पहले वाले क्लास में जो पार्ट 1 का क्लास है उसमें मैंने बोला था कि स्प्रिंकलर चाट मसाला भी क्या है यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जैसे टेबल टॉप स्वीटनर है तो इसको मैंडेटरी न्यूट्रिशनल लेबलिंग जो है इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। अल्कोहलिक बेवरेजेस इसको भी मैंडेटरी न्यूट्रिशनल लेबलिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। करी पाउडर है इसको भी मैंडेटरी न्यूट्रिशन लेवलिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्प्रिंकलर चाट मसाला है इसको क्या होगा, मैंडेटरी न्यूट्रिशन लेवलिंग का जरूरत पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ देख लें। तो यहाँ पे जो भी मैंडेटरी न्यूट्रिशन लेवलिंग है जिसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, कोई भी अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो कि कंप्राइज क्या करता है सिंगल इंग्रेडिएंट्स को, तो उसको मैंडेटरी न्यूट्रिशनल लेवलिंग से क्या मिला हुआ है, एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो उसी तरह अगर हम लोग और भी देख लें, जैसे कि कोई भी प्रोसेस प्रोडक्ट है जो कि सिंगल इंग्रेडिएंट का बना हो तो उसको भी एग्जेम्पशन मिला हुआ है। कोई भी वाटर है इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो कि क्या करता है, जिसमें एडेड इंग्रेडिएंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको भी क्या मिला हुआ है, एग्जेम्पशन मिला हुआ है मैंडेटरी न्यूट्रिशन लेबलिंग से। कोई भी हर्ब हो गया, कोई भी स्पाइसेस हो गया या कोई भी करी पाउडर हो गया, तो इन लोग को भी एग्जेम्पशन मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल कौन हो जाएगा, स्प्रिंकलर मसाला,
क्योंकि ये क्या है, वो मसाला ऐसा मसाला कि जिसका डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन होता है, स्प्रिंकलर मसाला का। देन यहाँ पे सॉल्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसको एग्जम्पशन मिला हुआ है। टेबल टॉप स्वीटनर हो जाएगा, इसको भी एग्जम्पशन मिला है। कॉफी एक्सट्रैक्ट, चिकोरी एक्सट्रैक्ट, मिल्ड कॉफी बीन्स हो गया, जैसे मिल्क डीकैफिनेटेड कॉफी बीन्स हो गया, डीकैफिनेटेड कॉफी हो गया, सॉल्युबल कॉफी पाउडर हो गया, कॉफी चिकोरी पिक्चर हो गया। उसके बाद जैसे कि हर्बल एंड फ्रूट इन्फ्यूजन्स, टी आ गया, डीकैफिनेटेड टी आ गया, ये लोग को भी क्या मिला हुआ है, एग्जम्पशन मिला हुआ है। फर्मेंटेड विनेगर हो गया, सब्स्टिट्यूट्स फॉर विनेगर हो गया, तो ये लोगों को भी क्या मिला हुआ है, यहाँ पे मैंडेटरी न्यूट्रिशन लेवल से एग्जम्पशन मिला हुआ है। फ्लेवरिंग हो गया, फूड एडिटिव, प्रोसेसिंग एड, फूड एंजाइम, जेलाटिन, ईस्ट हो गया, ये लोग को भी न्यूट्रिशन लेवलिंग, इन लोग को भी न्यूट्रिशन लेवलिंग नहीं लगाना है। चिविंग गम को नहीं लगाना है, अल्कोहलिक बेवरेजेस को नहीं लगाना है, या फिर जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन, फूड हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, FSMP, फंक्शनल फूड, नोवल फूड रेगुलेशन 2016 में जो आएगा, ये लोग को भी एग्जम्पशन मिला हुआ है मैंडेटरी न्यूट्रिशनल लेबलिंग से। देन क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एज पर FSSAI लेबलिंग रेगुलेशन द टर्म एडेड शुगर नीडेड to be mentioned on the package when dash and dash have been added to food and beverages। तो यहाँ पे एडेड शुगर पैकेज पे कब मेंशन करना है, जबकि वो ऐड किया जाता है किसमें, फूड या किसी बेवरेजेस में। तो ये कब किया जाता है एडेड शुगर को मेंशन, जब वहां पे शुगर अल्कोहल या सुक्रालोज हो, एडेड शुगर में शुगर अल्कोहल या सुक्रालोज हो, या मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड एडेड हो, या फिर डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड एडेड हो, या फिर नेचुरल शुगर या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर वहां पे एडेड हो। तो यहाँ पे कब होता है, कब मेंशन करना होता है एडेड शुगर, तो ये मेंशन करना होता है जब मोनोसैकेराइड्स या फिर डाइसैकेराइड होता है। तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ देख लें, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे शुगर या और भी जो होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में अगर शुगर का बात करें, तो शुगर मतलब कि ऑल मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड है, तो वहाँ पे शुगर यूज होगा। एडेड शुगर कब यूज होगा, जब वो मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड एडेड टू फूड या बेवरेजेज में ऐड किया गया हो, तो वहाँ पे एडेड शुगर लिखना होगा। जब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड फूड बेवरेजेस में एडेड शुगर हो, तो वहाँ पे एडेड शुगर मेंशन करना होगा। फैट कब करना होगा, जब फैट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फैट का न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन मेंशन करा तो वहाँ टोटल लिपिड, जैसे कि सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये सब यहाँ पे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में मेंशन करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम लोग आए, तो क्वेश्चन नंबर 18 है द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इज नॉट नीडेड ऑन फूड पैकेज विच हैज ए सेल्फ लाइफ ऑफ नॉट मोर देन डैश डे बट डैश इज रिक्वायर्ड। मतलब कहता है यहाँ पे कहता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इज नॉट नीडेड फॉर फूड पैकेज, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर जरूरत नहीं है कुछ फूड पैकेज के लिए जिसका सेल्फ लाइफ नॉट मोर देन, जिसका सेल्फ लाइफ इससे ज़्यादा नहीं है। तो सेल्फ लाइफ किससे ज़्यादा नहीं है, 10 डे, 30 डे, 45 डे और 7 डे। तो यहाँ पे 7 डे हो जाएगा। अगर 7 डे से ज़्यादा नहीं है उसका सेल्फ लाइफ, तो वहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और लेकिन वहाँ पे यूज बाय डेट लगाना जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग डेट से रिलेटेड अगर बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को यहाँ देखना जरूरी होता है, कि जैसे डेट मार्किंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग या फिर एक्सपायरी यूज बाय डेट सेल्फ डिक्लेयर ऑन द लेवल। तो जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है या पैकेजिंग है या फिर एक्सपायरी डेट है या फिर यूज बाय डेट है, वो डिक्लेयर करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो बेस्ट बिफोर डेट होता है वो क्या होता है, ऑप्शन होता है या तो फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। तो बेस्ट बिफोर को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शनल या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मानेंगे। और जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट है, पैकेजिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, यूज बाय डेट है, ये क्या हो जाएगा, ये मैंडेटरी एक तरह से हो गया, यहाँ पे डिक्लेयर करना जरूरी है। देन उसके बाद पॉइंट बी में आता है द मैनर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग, एक्सपायरी या यूज बाय या बेस्ट बिफोर शैल बी एज फॉलोज। तो इस कुछ मैनर होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लगाने का, पैकेजिंग डेट लगाने का, एक्सपायरी डेट लगाने का, यूज बाय या बेस्ट बिफोर डेट लगाने का। तो जहाँ पे शॉर्ट लाइफ क्या हो, अप टू 3 मंथ, शॉर्ट लाइफ जिसका 3 मंथ तक ही का ही हो, तो वहाँ पे ये फॉर्मेट यूज करते हैं DDMMYY फॉर्मेट को। और अगर कहीं पे सेल्फ लाइफ जो है
3 मंथ से ज़्यादा है, सेफ लाइफ मोर देन क्या है 3 मंथ है, तो वहाँ पे अनकोडेड न्यूमेरिकल सीक्वेंस का यूज होता है, एक्सेप्ट दैट मंथ शैल बी इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर। तो जो मंथ है उसको क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर में एटलीस्ट फर्स्ट 3 लेटर को यूज करेंगे, कैपिटल लेटर में एटलीस्ट फर्स्ट 3 लेटर ऑफ मंथ को यहाँ पे अनकोडेड न्यूमेरिकल सीक्वेंस मैनर में यूज करेंगे। पॉइंट सी में आते हैं। पॉइंट सी बोलता है इन एडिशन टू एक्सपायरी डेट और यूज बाय एंड अ स्पेशल कंडीशन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड shall be declared on the label if the validity of date depends thereon। तो यहाँ पे अगर, और यहाँ पे बोल रहा है if required storage condition after opening the package may also be specified। तो ओवरऑल इसका कहने का मतलब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे उसको ओपन किया जा रहा है और उसको ओपन करने के बाद कोई स्टोरेज कंडीशन का जरूरत है, उसको क्या रखने के लिए, सही कंडीशन में रखने के लिए अगर कोई स्टोरेज कंडीशन का जरूरत है तो वहाँ पे अगर वो पैक को अगर खोल दिया जा रहा है तो उसको स्टोरेज कंडीशन में रखना होगा और वहाँ पे मेंशन भी करना होगा कि इसके लिए कैसा स्टोरेज कंडीशन वहाँ पे हम लोग को देना होगा। जो भी स्टोरेज कंडीशन उसको चाहिए वहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना होगा। देन इसी से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ जगह पे यहाँ पे एग्जेम्पशन मिला हुआ है लेबलिंग रिक्वायरमेंट से। जैसे कि अगर कोई भी पैकेज है जहाँ पे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से एरिया क्या है कम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि पैकेजिंग के जो भी पैकेजिंग के लिए वहाँ लेबल किया जाता है, जो भी पैकेज पे लेबल किया जाता है उससे उसको क्या मिला हुआ है, एग्जाम्पशन मिला हुआ है। जैसे कि वहाँ पे उसको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं शो करना पड़ेगा, लॉट नंबर शो नहीं करना पड़ेगा, बैच नंबर या कोड नंबर या न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन हो गया, लेबलिंग ऑफ इरिटेड फूड हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ फूड एडिटिव हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, लोगो हो गया, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ इंपोर्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज हो गया। बट दिस इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन ऑन द मल्टी यूनिट पैकेजेस। लेकिन अगर मान लो कोई छोटा छोटा पैकेट है जिसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से कम है स्पेस वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग ये सब मेंशन नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पे उसको ये जरूर मेंशन करना होगा कि यहाँ पे अगर उसी का कोई बड़ा पैकेट है तो बड़ा पैकेट में वहाँ उसका बड़ा पैकेट में मतलब मल्टी यूनिट पैकेज है, मतलब एक बड़ा पैकेट में उसको छोटा छोटा पैकेट को पैक कर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे फिर मेंशन करना होगा कि लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट क्या है, लॉट नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, कोड नंबर क्या है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, लेबलिंग रिलेटेड फूड क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ फूड एडिटिव क्या है, लाइसेंस नंबर हो गया। तो ये सब वहाँ पे मेंशन करना होगा जब वहाँ पे मल्टी यूनिट पैकेज का यूज हो रहा है। उसी तरह हम लोग आते हैं, अगर कोई बोतल है उसका रिफिलिंग हो रहा है, अगर कोई बोतल उसका रिफिलिंग हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट मार्केटेड इन बोतल इफ बोतल इज इंटेंडेड टू बी रीयूज्ड रीफिल द रिक्वायरमेंट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स शैल बी एग्जेम्प्टेड। अब कोई ऐसा बोतल है जिसको रीयूज किया जा रहा है, बार बार रिफिल किया जा रहा है, तो वहाँ पे उसको इससे उसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट से उसको क्या मिला हुआ है, एग्जेम्पशन मिला हुआ है। इन केस ऑफ फूड विथ सेल्फ लाइफ नॉट मोर देन 7 डेज। तो ये हमारा क्वेश्चन वाला पॉइंट आ गया कि इन केस ऑफ फूड सेल्फ लाइफ नॉट मोर देन 7 डे, अगर ऐसा फूड है जिसका सेल्फ लाइफ 7 डे से क्या है ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लगाना कोई भी जरूरी नहीं है। हाउएवर वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट और यूज बाय डेट वहाँ पे मेंशन करना होगा। और इसी तरह कुछ मिनिमम इंफॉर्मेशन को भी वहाँ पे डिस्प्ले करना होता है एट द पॉइंट ऑफ सेल सर्विस ऑफ फूड, जैसे कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलर्जिन, ये जरूरी है लगाना, या फिर कोई लोग अगर वेज और नॉन वेज है तो उसके लिए भी लोगो लगाना ये इम्पोर्टेंट है। कुछ मिनिमम इंफॉर्मेशन वहाँ पे लगाना ही होता है, जैसे मिनिमम इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलर्जिन हो गया, लोगो फॉर वेज एंड नॉन वेज हो गया। देन अगर कोई वेंडिंग मशीन का यूज करता है, अगर कोई वेंडिंग मशीन का यूज करता है तो वो आउटसाइड ऑफ वेंडिंग मशीन क्या करेगा, कोई पोस्टर या लिफलेट लगा के और कोई कंटेनर के ऊपर वो क्या करेगा, लेबलिंग रिक्वायरमेंट को दर्शाएगा। देन पॉइंट 5 में आते हैं। पॉइंट 5 बोलता है द फॉलोइंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट आर एग्जेम्प्टेड इफ दे आर प्रोवाइडेड इन ए बारकोड ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई अगर बार कोड या फिर GTIN ग्लोबल ट्रेड इंफॉर्मेशन नंबर वहाँ पे अगर कोई प्रोवाइड करता है तो उसको भी लेबलिंग रिक्वायरमेंट से क्या मिला हुआ है, एग्जेम्पशन मिला हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आए तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है द डेट बियॉन्ड विच ए पैकेज फूड प्रोडक्ट में
still be perfectly safe to eat, though its quality may have diminished it। तो वो सेफ टू ईट है बट उसका क्वालिटी डिमिनाइज हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस्ट बिफोर डेट। देन क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन ऑन हेल्थ सप्लीमेंट 2016 न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोविट। तो यहाँ पे जो हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल का रेगुलेशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल स्पेशल फूड, प्लांट फूड, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस। तो ये किसको प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को। तो अगर हम लोग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स FSDU, FSMP, फंक्शनल फूड एंड नोवल फूड रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग देखें, जिसमें रेगुलेशन 3 में बोला गया है जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में, वहाँ जो पॉइंट 15 मेंशन किया गया है वहाँ बोला गया है नो हार्मोन और स्टेरॉइड्स या फिर कोई साइकोट्रोपिक इंग्रेडिएंट्स शैल बी एडेड इन एनी आर्टिकल ऑफ फूड स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन। तो इस रेगुलेशन में जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है वहाँ पे हार्मोन, स्टेरॉइड, साइकोट्रोपिक इंग्रेडिएंट को ऐड नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी लौटेंगे।